साथियों, होली की इस पावन पवित्र के त्योहार पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। और आइए आज हम लोग रफ्तार सीरीज में, ये रफ्तार सीरीज का हमारा तीसरा लेक्चर है और ये तीसरा लेक्चर हमारा बायोलॉजी का होगा। कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। ये हमारा कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है। तो हम लोग लगातार रफ्तार सीरीज से जुड़ चल रहे हैं और ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, मैं इसका पूरी डिटेल जानकारी मैं दूंगा आपको। चलिए, मैं अब आज का जो मेरा रफ्तार सीरीज का पहला प्रश्न होगा, आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हमारा आज का पहला प्रश्न कि पतियों में, पहला प्रश्न है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? क्या वो सीरा में, क्या वो रंध्र में, क्या मध्य सीरा में, क्या इनमें से कोई नहीं? आपके सामने चार ऑप्शन है। अब बात आती है पतियों की। तो आप सभी को पता है कि, है ना, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होती है, जो कि ये क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है? तो क्लोरोफिल ये पाई जाती है हरी पत्तियों में। क्लोरोफिल पाई जाती है हरी पत्तियों में। अब बात आता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो ऐसे में गैस का आदान प्रदान, अर्थात गैस का निकलना और गैस बनना, ये किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों रंध्र के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमाटा। रंध्र क्या होता है आपको मैं बता दूं कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, उन्हीं पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को हम लोग रंध्र बोलते हैं। और इन्हीं रंध्र के द्वारा है ना, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न होगा, आज का दूसरा प्रश्न होगा, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, यानी कि, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितने एक्स पर हम लोगों को उस वस्तु को देख सकते हैं? क्या वो 5x होगा, क्या वो 10x होगा, क्या वो 25x होगा, क्या वो 45x होगा? कितने एक्स पर हम उसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, अर्थात सूक्ष्मदर्शी से हम लोग उसको कितने स्कोप पे देख सकते हैं? तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा 10x पर। 10x पर हम लोग इसको देख सकते हैं, है ना, 10x पे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है साथियों कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए आखिर ये जो हमारा हार्ट है, ये जो हमारा हृदय है, ये हृदय में जो रक्त पंपिंग कार्य करता है, रक्त जो है पंप करने का काम करता है, वो कौन करता है? तो आपको पता है कि हमारे हृदय में, है ना, निलय होता है और एक होता है आलिंद। आप सभी को पता है कि एक निलय होता है और दूसरा होता है आलिंद। एक होता है बाया निलय और एक होता है दाया निलय। एक होता है बाया आलिंद और एक होता है दाया आलिंद। इन्हीं के द्वारा हमारा हृदय में, है ना, रक्त को शुद्धिकरण से साथ साथ पंपिंग का कार्य होता है। तो ये निलय जो है, इस निलय के द्वारा जो कि हृदय में पाया जाता है ना, इन्हीं निलय के द्वारा हृदय में रक्त को पंप करके और शुद्ध रक्त को पंप किया जाता है इस निलय के द्वारा। और शुद्ध रक्त को जब पंप किया जाता है तो हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंच जाता है। तो आंसर क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में? फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो आलिंद के द्वारा शुद्ध रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप नहीं किया जाता है ना। अभी मैंने बताया कि ये निलय के द्वारा, अर्थात बाया निलय के द्वारा, है ना, हृदय में
रक्त को पंप करके संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, नीलय द्वारा। नीलय द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि पादप में, ये पादप में है ना जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ये देखिए पादप में दो कोशिकाएं पाई जाती है, हमको पता है और आपको भी पता होगा। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। इन दोनों को संवहनी उत्तक के नाम से जानते हैं। जाइलम और फ्लोएम को हम लोग संवहनी उत्तक कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम, इसका आखिर कार्य क्या है? सबसे पहले हम समझिए जाइलम का जो कार्य साथियों वो है कि किसी भी पेड़ पौधे में, अगर हम लोग पेड़ पौधे की बात करें, है ना, तो ये पेड़ पौधे में जो जल और खनिज लवण जो होता है ना, वो पत्तियों में जो जल प्लस खनिज लवण जो होता है, इसका स्थानांतरण, जल और खनिज लवण का स्थानांतरण जो होता है, मीन्स नीचे से जो ऊपर जल और खनिज लवण का स्थानांतरण जो करता है, उसके लिए जो उत्तरदायी उत्तक होता है, उस उत्तक का नाम होता है जाइलम। आप समझ पा रहे होंगे कि पादप में अर्थात पेड़ पौधे में जाइलम जो है वो है ना जल और खनिज लवणों को है ना ऊपर की ओर स्थानांतरण करने के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि फ्लोएम प्यारे बच्चों, ये जो पादप हो गए, इस पादप में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। कहने का सेंस हुआ कि जाइलम द्वारा जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर अर्थात एक दिशीय होता है। लेकिन फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों अर्थात द्विदिशीय होता है ना। तो चलिए लिखा हुआ है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन के लिए, भोजन वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। तो अभी मैंने बताया कि जाइलम उत्तरदायी होता है जल एवं खनिज लवण के वहन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल वहन के लिए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो साथियों कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाने जाने वाले होते हैं, क्या वो एडीपी है, क्या वो एटीपी है, क्या वो डीटीपी है, क्या वो पीडीपी है? साथियों देखिए ज्यादा टाइम लगेगा, मैं कोशिश करूंगा कि कम डिस्कशन करूं। मैं थ्योरी क्लास में इसका फुली डिस्कशन दूंगा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 6 नंबर का प्रश्न है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो देखिए आहार नाल की जब बात आती है तो मैं आपको बताता हूं कि जो आहार नाल है, ये जो आहार नाल ये जो है शुरू होती है मुख गुहा से। आहार नाल शुरुआत होती है, आहार नाल की शुरुआत होती है मुख गुहा से। इसकी शुरुआत होती है मुख गुहा से। मुख गुहा से आपका मुख गुहा के बाद होता है ग्रासनली, है ना, आमाशय। इस तरह से शुरू होकर के और ये अंत होती है छोटी आंत से पहले, छोटी आंत के बाद अंत होने वाला एक लास्ट इसका अंग होता है जिसको नाम है गुद्दा, अंग्रेजी में कहते हैं एनस। यहाँ पे आहार नाल समाप्त होता है, यानी कि हम लोग अपशिष्ट पदार्थ और पचे हुए भोज्य पदार्थ को इस एनस के माध्यम से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो यही पूछ रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? क्या वो ग्रसनी होगा, क्या वो छोटी आंत है, क्या वो आमाशय है, या ग्रासनली है? तो आपको मैं बता दूं कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो होता है छोटी आंत। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ये जो छोटी आंत है, इसी छोटी आंत में है ना भोजन का पूर्ण पाचन होता है।
इसी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुख करते हैं और हमारा आज का 7वां नंबर प्रश्न है। आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि स्वयंपोषण के लिए आवश्यक है, स्वयंपोषण के लिए आवश्यक है। तो आप सभी को पता होगा कि स्वयंपोषण के लिए क्या आवश्यक है ना। स्वयंपोषण के लिए क्या आवश्यक है, क्या वो CO2 होगा, क्या क्लोरोफिल होगा, क्या सूर्य का प्रकाश होगा। तो ये जी प्रश्न है। आप देख सकते हो कि स्वयंपोषण के लिए ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है ना, ऑक्सीजन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पादप में मुख्यतः 6 प्रकार के हार्मोन पाया जाता है ना। हार्मोन का नाम की अगर बात करें तो एक होता है ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन। मैं आपको सारे प्रश्न का फुल डिस्कशन दूंगा है ना। ये आपका MCQ का क्लास है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ MCQ का करवा करके आगे चले। थ्योरी क्लास में आपका पूरी डिस्कशन मिलने वाला है। तो पादप हार्मोन 6 होता है, ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है ना, एब्सिसिक एसिड है। इस प्रकार से आपके 6 हार्मोन होते हैं। तो ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन में आइए लिखा हुआ वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो देख सकते हैं अभी मैंने बताया आपको ऑक्सीजन एक हार्मोन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन होता है, ये क्या है। ये देखिए, एक कोशिकीय जीव जितने एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब कि वैसे जीव जंतु जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से बना है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में है ना, खासकर एक कोशिकीय जीव में खासकर अमीबा एक ऐसा जीव है, इस अमीबा में है ना द्विखंडन के द्वारा है ना जनन की प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ पैरामीशियम को ले लो, ये पैरामीशियम में भी है ना द्विखंडन द्वारा ही जनन होता है। और एक है लिस्मेनिया, इस लिस्मेनिया में भी है ना द्विखंडन द्वारा ही जनन होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिखा हुआ ऑप्शन ए में अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, और अगला ऑप्शन नंबर डी है ना, इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों मैं आपसे एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जिस चीज का भी प्रिपरेशन करवाया जाएगा आप उसका प्रिपरेशन यूट्यूब से जाके इजिली कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 10। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। ये क्या है, क्वेश्चन कहता है इथाइल अल्कोहल को किस प्रकार के श्वसन में बनता है। श्वसन की बात करें साथियों तो श्वसन 2 प्रकार के होता है। एक को कहते हैं वायवीय श्वसन, और दूसरा जो होता है वो होता है अवायवीय श्वसन। ये 2 प्रकार के श्वसन होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वायवीय श्वसन क्या है, तो मैं बता दूं कि ये श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, परंतु अवायवीय श्वसन की क्रिया ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो इथाइल अल्कोहल बनता है वो किस श्वसन में बनता है, क्या वो वायवीय होगा, क्या अवायवीय होगा, ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के अभाव में ही ये अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है और इथाइल अल्कोहल भी इसी ऑक्सीजन के अभाव में है ना संपन्न होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। साथियों तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था और इसी तरह से मैं वादा ही किया हूं कि रफ्तार सीरीज में जब तक आपका साइंस समाप्त नहीं हो जाएगा
मैं पूरा इसी तरह से एमसीक्यूज क्वेश्चन को करवाते रहूंगा और बहुत जल्द ही थ्योरी क्लास भी आने वाली है, मैं इसका आपको अपडेट दे दूंगा। चलिए ठीक है, एक बार फिर से मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।